Hello students, very warm welcome to you all to Edufly JEE NEET Prabal batch. As like in previous class, we have discussed about the reproductive health, that is a basic introduction about reproductive health. Today we are going to discuss about how we can stabilize the population and how we can control the birth. There are numerous steps how the birth can be controlled. ठीक है ना? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Let's begin. चलो. So first we'll discuss about how we can stabilize the population, that is the population explosion. ठीक है ना? Increased, first step says increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the population. अगर किसी को better health facilities मिल जाए along with better living conditions, तो अगर इस कंट्री का ग्रोथ ज्यादा हो तो हर एक इंसान को ना हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाएगी, ना फूड मिल पाएगा, ना अच्छा घर मिल पाएगा. सो दैट पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड. पॉपुलेशन को हम स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा. इट कांट बी हैपन कि सिर्फ ग्रोथ पे ग्रोथ हुए जा रहे हैं. दैट हैज टू बी एक कंस्टेंट नंबर, इतना नंबर कि हम इस कंट्री में सरवाइव कर पाए. राइट? The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000. देखो how this growth increased, like enormous growth. देखो 2 billion population was there in 2000, okay, in the year in 1900 में population 2 billion था. By 2000 it reached by 6 billion. That means it's numerous growth of the population. that तो उसको हमें कंट्रोल करना होगा. उसी का कंट्रोल करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट आपको बताने वाले. ठीक है? आवर पॉपुलेशन विच इज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1 million in May 2000. These data are from the NCERT book. Okay, so you don't have to memorize it. This is for your information कि population before the independence, I mean at the time of independence, it was 350 million. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक 2000 हो गया तो उसमें 1 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. उसी के बारे में कहा गया है. ठीक है ना? दीज आर नथिंग बट द डेटाज. ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एवरेज 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन. अगर हम एक पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखें, उनमें से अगर छठा इंसान हो वो इंडियन निकलता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना? पॉपुलस कंट्री. ओके, according to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%, that is 17 per thousand per year. 2001 census क्या होता है? census वो होता है जब जहाँ टीचर्स को या फिर उन्हें गवर्नमेंट जो सर्विस जो पर्सन होते हैं उन्हें अलॉट किया जाता है ड्यूटी. उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें जाके हर घर में जाके एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दैट फैमिली, व्हाट डू दे डू फॉर देयर लाइवलीहुड, ये सब चीजें देखी जाती है. सो दैट इज सेंसस एंड दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड गिवन और सबमिटेड टू द गवर्नमेंट. ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले का कितना था? 1.7%. दैट इज 2001 के सेंसस रिपोर्ट. अभी 2020 चल रहा. दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज ही होता रहा है. ठीक है? Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement. ये जो मैंने अभी कहा आपको कि अगर ये जो ग्रोथ, enormous ग्रोथ होता रहेगा तो क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हमें बेसिक चीजें, सारी फैसिलिटीज को भूल जाओ. खाना, रहना, कपड़ा, इन तीन के अलावा एक इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है. राइट? खाना में सब कुछ आया, हवा, पानी, एवरीथिंग. शेल्टर, छत चाहिए, क्लोथिंग, बॉडी ढकने के लिए. तो अगर इस तरीके से ग्रोथ इंक्रीज होगा कंट्री का तो ना हमें खाना मिलेगा, ना हमें शेल्टर रहने को मिलेगा, ना हमें कपड़े मिलेंगे. ठीक है? इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अगर कितना भी प्रोग्रेस हो जाए, अगर हम ग्रोथ को ना कंट्रोल कर पाए तो हमें ये सारी चीजें ना मिल पाएंगी, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया एंड क्लोथिंग. ठीक है? चलो नेक्स्ट, रीजंस. व्हाट आर द रीजंस? हमने पहले पढ़ा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. अब रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज.
तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का, बच्चों का, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो बेबी जन्म देते हैं, वहां पीपल का नंबर इंक्रीज होना। जब रिप्रोड्यूस कर सकता है इंसान तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर ए बेबी। एवरीवन wants a child because that is very precious for any person in this world. Okay, so increase in number, जो increase in number अगर reproducible एज है, जो लोग रिप्रोड्यूस करके बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहां भी जो है वो भी एक कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को इंक्रीज करने का, इंक्रीज होने का। ठीक है, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक कर सकते हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो नहीं जानते हैं या जो अवेयरनेस, द मेन थिंग इज टू अवेयर द पीपल, those who are villagers, many of them they don't know how to minimize the population. Okay, so there are so many contraceptive methods which I'll discuss in my next slides or in my next class. तो बहुत सारी कंट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसको यूज करके इंसान अपनी फैमिली को छोटा कर सकता है, जिससे हम ग्रोथ को या बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को हम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसको लेके इंसान अगर 2 चाहिए, 1 बेबी चाहिए तो उसी तक सीमित रख सकता है। राइट, you might have seen in advertisement in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो। आप सभी ने एडवर्टाइजमेंट, everyone used to see, the social media is so much famous, posters or like newspapers and there it's written that happy couple and 2 बच्चे रहते हैं, हम दो हमारे दो। ठीक है ना, तो हम दो हमारे दो ये एक कॉमन स्लोगन है जिसे हम इस स्लोगन को हर किसी को अपनाना चाहिए। इसके थ्रू हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, मेनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, हैव इवन अडॉप्टेड एन 1 चाइल्ड नाउ। जो लोग यंग हैं या फिर जो अर्बन में है या फिर जिन लोगों को नॉलेज है कि हमें एक ही बच्चे रखने हैं, या जो वर्किंग सेक्टर में, अगर बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, they don't want many child. Okay, if both are working they'll want at least 1 or 2 child so that they can give the better facilities to their children and they can give their own time to the work. Okay, so जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, इस वजह से वो या तो 1 बच्चे या तो 2 बच्चे, मैक्सिमम दे हैव ओनली 1 चाइल्ड। जो रूरल एरियाज में होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है, सो फॉर दैट वी हैव टू अवेयर ऑल द पर्संस so that we can control or check the population growth rate. ठीक है ना, measures to check population growth rate, पहला मैंने बता दिया। सेकंड है statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years. Yes, right. तो जो फीमेल है, अगर पहले जैसे कि पहले के लोग बहुत कम उम्र में शादियां कर देते, लाइक 14-15 में शादी हो जाती थी। राइट, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट ने ये जो लीगलाइज किया है कि 18 के बिफोर अगर किसी लड़की की जबरदस्ती शादी होती है देन दैट पुलिस कैन बी इन्फॉर्म्ड और सर्टेन एक्शंस कैन बी टेकन रिगार्डिंग दैट पर्सन। राइट, तो क्या होता है कि फीमेल में 18 इयर्स और मेल में 21 इयर्स के पहले शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले बाल विवाह होते थे, फिर धीरे धीरे एट सर्टेन एज बहुत सारे बच्चे हो जाते थे ना, तो उस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ उस टाइम हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। बट आजकल इतनी सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज है, एवरीथिंग इज न्यू एंड एवरीवन इज अडॉप्टिंग दैट, और इतनी सारी जो फैसिलिटीज अगर किसी को देना है तो उसे 1 या 2 चाइल्ड ही ले आना पड़ेगा, तो ही वो हर वो चीज दे सकता है उस इंसान को। राइट, इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिलीज। ओके, जो छोटी फैमिलीज है उनको इंसेंटिव्स दी जाती है, जैसे कि सरकार का कुछ 1 चाइल्ड है तो आई गिव दैट स्कॉलरशिप टू दैट चाइल्ड। ओके, सो इन दैट केस वो सरकार का एक स्कॉलरशिप भी होता है और पेरेंट्स भी ये समझते कि चलो ठीक है स्कॉलरशिप मिल रहा है, व्हाई वी गो फॉर द सेकंड चाइल्ड। राइट, चलो अब हम बात करते हैं कंट्रासेप्शन। ठीक है, कंट्रासेप्शन मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, a method or system which allows sexual intercourse but prevent pregnancy. See, contraception मतलब sexual intercourse will be there between the male and female but pregnancy नहीं होगा। Clear है? The female won't get pregnant.
कंट्रासेप्शन का मतलब वही होता है. सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी वेरी फैमिलियर बट इट विल प्रिवेंट प्रेगनेंसी. The method is called temporary if the effect of the method lasts till the time couple uses the method and fertility resumes immediately after or within few months or if discontinuation. ये जो मेथड है टेम्परेरी मेथड और परमानेंट, दो मेथड होते हैं. टेम्परेरी मेथड क्या होता है, कुछ समय तक वो कपल को लास्ट करता है, फिर जैसे वो उस ये टेम्परेरी जो भी मेथड यूज करते हैं, टेम्परेरी में अभी हम पढ़ने वाले बहुत सारे मेथड से, तो क्या होता है फर्टिलिटी अगेन रिज्यूम्स इमीडिएटली आफ्टर विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ इट्स डिसकंटिन्यूएशन. So first we'll discuss the temporary method, then we'll go on to permanent method. Okay, so first is features of ideal contraceptive. What should be the main features of ideal contraceptive? That is, it should be user friendly, it should be easily available, effective, reversible, no or at least no side effect, should not interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. Contraceptive का जो भी कंट्रासेप्टिव फीमेल या मेल जो भी यूज करेंगे तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और वो इजीली हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. ये नहीं कि हम कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं बट स्टिल द फीमेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट. ओके, रिवर्सिबल होना चाहिए. ठीक है, नो कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर कोई साइड इफेक्ट है तो दैट विल हार्म द पर्सन. ओके, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव. अगर किसी को सेक्सुअल ड्राइव बहुत इंक्रीज हो रहा है तो दैट कंट्रासेप्टिव शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव. और डिजायर, अगर किसी को सेक्सुअल डिजायर हो रहा है तो उस कंट्रासेप्टिव को उसे हार्म नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए. राइट, नेक्स्ट नेचुरल मेथड्स ऑफ कंसेप्शन. ठीक है, नेचुरल मेथड्स और परमानेंट मेथड हम पढ़ने वाले. ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम इन स्पर्म मीटिंग. तो जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में 3 मेथड है, फिर हम उसके बाद ठीक है. तो सबसे पहले इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम इन स्पर्म मीटिंग. तो ये जो हम नेचुरल मेथड्स ऑफ कंसेप्शन यूज करते हैं ना, इसमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होती है. स्पर्म विल एंटर इनटू द ओवम बट वो जो एग रिलीज होगा ना वो रुक जाएगा, वहां से वो स्पर्म की एंट्री अगर होती भी है पूरे जो है ना ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होगी, स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा. राइट, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में 3 है, एक रिदम मेथड है और कैलेंडर मेथड है, विड्रॉल मेथड है, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड. ठीक है, नेक्स्ट रिदम मेथड क्या होता है, और पीरियड एब्सेंस. The couple avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. Like I've told you, ovulation period होता है अगर कोई फीमेल का साइकिल 28 डेज अगर, और वो it has to be observed for several months. Suppose it's being observed for 6 months. अगर 6 month तक 28 डेज का साइकिल है तो ओव्यूलेशन पीरियड जो होगा 28 माइनस 14 दैट इज 14th डे. ओके, तो 14th डे तो है लेकिन ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले, और क्योंकि स्पर्म कैन स्टे फॉर 5 डेज तो मिनिमम 10 to 17 डेज, 10 to 17 डेज क्या होता है. उस टाइम कपल को अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी रहे हो तो स्पर्म शुडंट एंटर द फीमेल बॉडी. क्लियर है, अगर कोई चाहते हैं कि अगर हम इस टाइम करें तो there might be chances of pregnancy, so in that time seeing the calendar 10 to 17 जब periods होने के 14 डेज बाद, I mean periods complete होने के जब 14वां दिन होगा तब क्या करना है, उस टाइम sexual intercourse अगर कोई नहीं चाहता है and that time you avoid the sexual intercourse. In that case, in that way you can avoid the pregnancy. Okay, तो ये एक natural method है जो many people used to follow. As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. किसको fertile period कहते हैं, जो ovulation जब होता है, जब 1 day 24 to 48 आवर्स का ovulation होता है ना, मैंने पढ़ाया भी आपको. 24 to 48 आवर्स का जो ovulation होता है उस पीरियड में अगर ये जो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत हाई होता है, और इस पीरियड को क्या कहते हैं, दैट पीरियड इज नॉन एज फर्टाइल पीरियड. ओके, सो दैट यू नीड टू नो, नीड पर्पस के लिए. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. तो अगर इस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो इस टाइम क्या होता है,
कंसेप्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स स्पर्म और ओवम की एंट्री, स्पर्म जो ओवम के पास नहीं जाएगा तो कोई चांसेस नहीं है प्रेगनेंसी की। क्लियर है? रिदम मेथड इज वेरी इजी, राइट? बस कैलेंडर, इसको हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। कैलेंडर में अपने डेट मार्क कर दो कि कब मेरा ओव्यूलेशन पीरियड आ रहा है। बाय कैलकुलेटिंग द ओव्यूलेशन पीरियड दिस वे विल कैलकुलेट द ओव्यूलेशन पीरियड, और इसको कैलकुलेट करने के बाद कैलेंडर मेथड से हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको कैलेंडर में मार्क कर दो, इतना से इतना सेक्सुअल इंटरकोर्स shouldn't be done. तो in that way conception can be prevented. ठीक है? नेक्स्ट इज विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस, सेकंड मेथड, जो सेकंड मेथड था। ठीक है, पहला मेथड गया, दूसरा है द मेल पार्टनर विड्रोज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। सपोज अगर एनी मेल, इफ मेल and female both has done the sexual intercourse during the ovulation period, अगर ovulation period में भी sexual intercourse होता है, in that case what male can do, male partner will remove the or withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation. If he ejaculate outside, that means there is no entry of sperms inside the ovum. अगर sperm अंदर नहीं जाएगा तो there is no chances of getting pregnant. Okay, semen should not be deposited in the vagina or even around vulva. Okay, and that semen should not be deposited in the vagina or around the vulva. If it is deposited in the vagina, then there is much chances that sperm will enter into the ovum and it will fertilize the ovum. Okay, third method is lactational amenorrhea method. Okay, तो थर्ड मेथड है नेचुरल मेथड का, और यू कैन से टेम्पररी मेथड है ये सब, क्योंकि अगर आप ये मेथड थोड़े दिन बाद छोड़ भी दो तो देर इज हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पर्चुरेशन. तो ये जो मेथड है, जो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, व्हेनेवर अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी, जब वो बेबी को बर्थ देती है तो उससे सी ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड. ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है, जो मैंने कहा प्रोलैक्टिन, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, दिस हार्मोन, दिस हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जो है, इसको क्या करेंगे, वो ओव्यूलेशन को रोक देगा, सप्रेस कर देगा. तो इफ आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए बेबी, इफ दैट वुमन इज ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड, देन आफ्टर if she hasn't done her periods, अगर उसके periods नहीं आते हैं till 6 months, then if she is having her sexual intercourse, in that case she couldn't be pregnant. Okay, therefore as long as the mother breastfeed and child fully, chances of conception are almost nil. अगर जब तक ये लैक्टेशन, ये जो लैक्टेशन चल रही है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो बॉडी में है, उसके कारण ये जब तक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन एकदम नील रहता है. क्यों होता है ये? क्योंकि ये जो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है ना, ये प्रोलैक्टिन जो है ये ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है. क्लियर है? 3 मेथड इज क्लियर, नेचुरल मेथड. चलो अब हम बात करेंगे नेचुरल में ही ये जो बैरियर मेथड, कुछ बैरियर यूज करके भी हम ओवम स्पर्म्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जो फिजिकली मिट करना चाहते हैं. ठीक है ना? फॉर बीइंग फर्टिलाइजेशन ओवम स्पर्म शुड मिट, राइट? तो बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मिटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. तो ओवम और स्पर्म्स जो है वो फिजिकली मिट ना करें, उसके लिए हम कुछ बैरियर यूज करते हैं. सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ओके, तो ये जो मेथड है मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, जैसे कॉन्डम, अ वेरी कॉमन, ए वेरी फैमिलियर, डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स एंड डाउचिंग. इन चारों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, कि कॉन्डम क्या होता है. ओके, so this images I have shown you, this is the condom for male and this is the condom for female. In order to avoid the pregnancy, a male has to use this condom so that the sperm cannot enter the female body. Okay, chalo, condoms are barrier made of thin rubber or latex sheet that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female. That means for in case of both male and female, condoms exist. पतली थिन प्लास्टिक जैसे होती है रबर शीट जो एंटायर पेनिस को कवर करती है. एंड इन केस ऑफ फीमेल, वेजाइना, सर्विक्स, जो सर्विक्स इनसाइड है
उस कॉन्डम को इनसाइड डालना पड़ता है जस्ट बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, दिस प्रिवेंट द इजैकुलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. दैट मीन्स दिस कॉन्डम विल प्रिवेंट, जो सीमेन इजैकुलेट हो चुके हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने से रोकेगा. कौन रोकेगा? कॉन्डम. ठीक है. These are most popular method of contraception throughout the world. So these are the most popular method. If anyone doesn't want a child, so he or she can use this method, that is condom. So this is the a brand, you can say Nirod is a popular brand of condom for the male. So sometimes it might come in your exam from the NCERT book itself. Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STDs and AIDS. And see, and also if a male and female want to protect his or her body from AIDS, a very harmful disease, so in that case a condom is must. And this use of condoms has increased from years, just because the people know the benefit of protecting the user from STDs and AIDS. Okay, sexually transmitted disease and acquired immune deficiency syndrome. ठीक है ना? Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the user. That means that condoms, it is not reusable, one time use, it is disposable and can be self-inserted, and it can give privacy to the user. ठीक है ना? Next we'll talk about after condom, that is diaphragm. Diaphragm, cervical caps and valves are also barriers made of rubber that are inserted in the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. तो ये diaphragm और cervical caps और valves जो हैं, ये तीनों जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करने के लिए होते हैं, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर ये कवर हो जाए तो देयर इज नो एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स. दैट मीन्स ये क्या करेंगे? स्पर्म्स को एंटर करने नहीं देंगे. जो भी स्पर्म्स वो रहेंगे वो बाहर ही रहेंगे, डायफ्राम में रहेंगे या सर्विकल कैप्स में या वॉल्स में. ठीक है ना? और ये जो है रीयूजेबल है, इट कैन बी रीयूज सेवरल टाइम्स. ओके, चलो. Spermicidal agents. These are available in the form of creams, jellies, foams and vaginal tablets. These are usually used along with barrier methods to increase their contraceptive efficiency. These contain chemicals which kill the sperm. Okay, spermicidal agents क्या होता है? ये क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होता है या जेलीज और इट्स वेजाइनल टैबलेट्स. तो बेसिकली ये जो बैरियर मेथड्स है ये और एफिशिएंट बनाने के लिए कंट्रासेप्टिव को इस क्रीम और जेलीज की यूज होती है. और ये क्या करते हैं? ये अगर ये क्रीम और जेली वजाइना में लगा दी जाए तो क्या करते हैं? ये स्पर्म को किल कर देते हैं. दैट इज लाइक बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, नोनोजाइनल. तो ये जो क्रीम और जेलीज है ना, इन सब में ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड दिस केमिकल्स विल किल द स्पर्म. जब स्पर्म मर जाएंगे तो ओवरी में, आई मीन ओवम में तक नहीं पहुंचेंगे. ठीक है ना? Next is douching. It is immediate post-coital washing of vagina with strong jet of water or spermicidal solution. Douching का मतलब क्या होता है? After sexual intercourse is done, the vagina should be washed so that if there is any chances of infection, so that infection shouldn't be caught to that female. Okay? तो strong jet of water से धोना, ज़्यादा chemicals नहीं use करना, because vagina itself clean us. ओके, वजाइना खुद ही क्लीन करती है, तो इतना ज़्यादा केमिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. और रिपीटेड अगर ज़्यादा डाउचिंग किए तो इट इज़ हार्मफुल एंड दैट विल डिस्टर्ब द वेजाइनल पीएच. अगर वजाइना का एक नॉर्मल पीएच होता है एंड दैट पीएच शुडंट बी डिस्टर्ब. अगर वो पीएच डिस्टर्ब होता है वजाइना का तो बैक्टीरियल, ईस्ट, फंगस, इस तरह के इन्फेक्शंस आ जाते हैं. सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू डोंट यूज एनी काइंड ऑफ जेलीज और एनी काइंड ऑफ क्रीम्स. ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट मैथड, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स. स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो मेथड है इसके थ्रू अगर ये मेथड अप्लाई होता है मेल और फीमेल में, तो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और मेल कभी स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता. तो वही दो प्रोसेस है, दैट इज वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. क्लियर है? सर्जिकल मेथड्स आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज. तो अगर किसी को 2 बच्चे से संतुष्टि मिल चुकी है या 1 or 2 child, if they both the partners doesn't want any child, so for them doctor suggests that you should go for the surgical methods in order to terminate the method of pregnancy that she
can't be pregnant again after the surgical method. Okay, surgical intervention blocks gamete transport, it's gametes transport, okay, transport and thereby prevent conception. तो अगर सर्जिकल हो जाए तो गैमेट को ही ब्लॉक कर देगा, जब गैमेट ही ब्लॉक हो जाएगा तो एग और स्पर्म का कुछ कोई क्वेश्चन से नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना, एंड thereby it will prevent the conception. These techniques are highly effective but the reversibility is very poor. टेक्निक जो है बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हम अगर एक बार सर्जरी हो जाए तो वापस उसे जोड़ नहीं सकते हैं. It's very important and very crucial to take this decision. If someone is having this surgery, then it can't be reversed. मतलब वापस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. Okay, so that has to be kept in mind. Permanent methods में क्या होते हैं? First is vasectomy and the other is tubectomy. ठीक है, तो वैसेक्टमी, जो वैसेक्टमी होता है ये बेसिकली मेल्स में क्या होता है, ये परमानेंट मेथड है कि मेल्स जो है वो कंट्रासेप्ट नहीं कर पाएंगे, आई मीन स्पर्म को वो रिलीज नहीं कर पाएंगे. स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, भले ही प्रोडक्शन होगा बट ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा. अगर बाहर इजैकुलेशन के थ्रू बाहर क्या आएगा, सीमेन आएगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा. क्लियर है? इट इज अ परमानेंट मैथड ऑफ कंट्रासेप्शन ऑफ मेल्स, ये परमानेंट मैथड है. इसके बाद इसको हम वापस वास्ट डिफरेंस को जोड़ नहीं सकते हैं. बोथ वास्ट डिफरेंस आर लाइगेटेड इन कट. ये देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस का काम था कि ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट, ठीक है ना. तो क्या होगा कि ये अगर काट दिया जाएगा तो स्पर्म यही रुक जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन ही होगा. स्पर्म प्रोडक्शन विल बी देयर बट इट कांट बी ट्रांसपोर्टेड. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा तो ओवरी तक नहीं पहुंचेगा, राइट. इट इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसीड्यूर एंड डन फ्री ऑफ कॉस्ट. एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, इट्स जस्ट 10 मिनट्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्जरी एंड इट इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम पैसे नहीं लगते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. ओके, स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज आफ्टर वैसेक्टमी बट द इजैकुलेटेड सीमेन इज विदाउट स्पर्म्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है. स्पर्म प्रोडक्शन विल बी नॉर्मल, जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस आफ्टर वैसेक्टमी, लेकिन जो सीमेन बाहर आएगा उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे. दैट मीन्स वो जो सीमेन आएंगे अगर वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता भी है तो दैट फीमेल कांट बी प्रेग्नेंट. ठीक है, तो वैसेक्टमी का यही मतलब होता है. इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली. व्हाई? बिकॉज सी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. सो अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते भी हैं तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होके एपिडिडाइमिस में स्टोर रहेंगे कि नहीं. तो अगर ये मीन सर्जरी होने के तुरंत बाद अगर कोई ट्राई करता भी है तो दैट हैज टू बी इग्नोर्ड, बिकॉज अगर तुरंत ट्राई करो तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज टू मच. तो आफ्टर 3 to 4 months जनरली डॉक्टर सजेस्ट कि 3 to 4 months बाद ही इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो स्पर्म्स रहेगा बाहर उन सबको बाहर आना पड़ेगा, राइट. Couple is advised to use some other contraceptive method also for 3 months. So अगर वैसेक्टमी किसी ने किया है 3 months तक उसे किसी तरह के contraceptive में भी condom or any kind of contraceptive he has to use in order to avoid the pregnancy. Okay. Next is tubectomy. Tubectomy is a permanent method of contraception for females. So vasectomy you have to remember that is for male and tubectomy is for females. A small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. So it's a small surgery. जो fallopian tube का काम क्या था, एग अगर रिलीज होता है सबसे पहले fallopian tube पे आता है. तो अगर fallopian tube ही कट जाएगा तो एग पहुंचेगा ही नहीं fallopian tube में, राइट. एग वही मर जाएगा, जैसे ही एग रिलीज होगा ना एग मर जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली. इमीडिएट इफेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्पर्म्स तो मिलियंस रिलीज होते हैं, स्पर्म्स तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, फीमेल तो सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करती है, राइट. तो ये ऑपरेशन के बाद जो है ना ये इट्स इफेक्टिव इमीडिएटली. जैसे ही ये ऑपरेशन हो जाता है इफेक्टिव इमीडिएट हो जाता है. दैट मीन्स अब कोई चांसेस नहीं है कि दैट वुमन विल गेट प्रेग्नेंट. ओके, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट विल कंटिन्यू एंड मेनोपॉज के बाद ही periods will stop, that is menstrual cycle till the age of 50. Okay, menstrual cycle continues after tubectomy. tubectomy के बाद भी menstrual cycle will वो एकदम नॉर्मल रहेगा. सिर्फ एग जो है वो रिलीज होगा भी तो फेगोसाइटिस मतलब मर जाएगा वहीं पे, लेकिन वो
वेट नहीं करेगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब काट के उसे इंसिजन किया जाता है, मीन बांध दिया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो दिस डायग्राम, हैव यू सीन दिस? फैलोपियन ट्यूब्स जो है टाइट करके कट कर दिया गया है। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, ये यूट्रस, ओके। So with this, I have completed population stabilization and how to control the birth control. अभी हमें oral contraceptives के बारे में हम पढ़ने वाले next class में, okay? So with this, I have completed today's class. If you have any doubts regarding this class, so you can WhatsApp me or comment me in the comment section. So thank you.